नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम मानव मन की एक बहुत ही गहरी और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान तो पूरी तरह से एक आधुनिक पश्चिमी विज्ञान है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी असली जड़ें हमारे प्राचीन दर्शन और हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं? बिल्कुल। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे प्राचीन ज्ञान ने आज की मॉडर्न थेरेपी और चिकित्सा की एक मजबूत नींव रखी। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मनोविज्ञान के विकास से, फिर पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोण को तौलेंगे, उसके बाद भगवद गीता और बौद्ध धर्म में छिपे साइकोलॉजिकल रहस्यों को डिकोड करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब आज की आधुनिक थेरेपी से कैसे जुड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ और इसका विकास। भले ही आज हमें यह विज्ञान नया लगता हो, लेकिन सच तो ये है कि दार्शनिक रूप से इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो मनोविज्ञान की परिभाषा समय के साथ काफी बदलती रही है। सबसे पहले चरण में प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों ने इसे सीधे तौर पर आत्मा का अध्ययन माना। कुछ समय बाद ये बदलकर मन का अध्ययन हो गया। फिर तीसरे चरण में विलियम जेम्स जैसे विद्वानों ने इसे चेतना का विज्ञान नाम दिया, और अंततः 19वीं सदी में आते आते ये पूरी तरह से व्यवहार का विज्ञान बन गया। अगर हम साइकोलॉजी शब्द के मूल को समझें तो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, जिसका मतलब होता है आत्मा, और दूसरा है लोगोस यानी अध्ययन। शुरुआत तो आत्मा के अध्ययन से ही हुई थी, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी, फोकस आत्मा से हटकर हमारी मानसिक प्रक्रियाओं, हमारे अनुभवों और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को वैज्ञानिक तौर पर समझने पर आ गया। अब इस विकास के तीसरे और सबसे अहम चरण को देखिए। 1890 में विलियम जेम्स ने अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान सिर्फ कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि ये इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस की अवस्था का वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय है। बस यहीं से मनोविज्ञान ने खुद को दर्शनशास्त्र से थोड़ा अलग किया और एक वैज्ञानिक पहचान बनानी शुरू की। और फिर जब हम आधुनिक युग में आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। विलियम मैकडोगल की इस परिभाषा पर गौर कीजिए। अब बात सिर्फ आत्मा या चेतना की नहीं रही, बल्कि मुख्य फोकस आ गया हमारे व्यवहार या बिहेवियर पर। आज के मनोविज्ञान का सीधा सा मकसद यही है, जीवों के व्यवहार को समझना और उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करना। इसी सोच ने आज की आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। इसके विकास को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं, पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोण। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने इंसान के मन को समझने के लिए कैसी अलग अलग अप्रोच अपनाई। अगर हम पश्चिमी मनोविज्ञान की नींव रखने वाले दिग्गजों की बात करें तो 1879 में जर्मनी में विल्हेम वुंट ने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की थी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद हर्मन एबिंगहॉस ने हमारी याददाश्त पर गहरा अध्ययन किया, पावलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का मशहूर सिद्धांत दिया, और वॉटसन तथा स्किनर जैसे लोगों ने व्यवहारवाद को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। कुल मिलाकर इन्होंने मनोविज्ञान को पूरी तरह से लैब का एक सिस्टमैटिक विज्ञान बना दिया। लेकिन और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन मॉडर्न लैब्स के बनने से हजारों साल पहले भी इंसान के मन को समझने की जिज्ञासा पूरी दुनिया में चरम पर थी। प्राचीन मिस्र, ईरान, चीन और हमारे भारत में भी मनोवैज्ञानिक विचारों के बहुत ही स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो हाँ, भले ही क्लिनिकल अध्ययन का इतिहास पश्चिम ने लिखा हो, लेकिन मन का गहराई से विश्लेषण तो पूरी दुनिया में बहुत पहले से चल रहा था। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ऐतिहासिक छलांग लगाते हैं और बात करते हैं भगवद गीता में छिपे मनोविज्ञान की। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग सिर्फ पश्चिम की देन है, तो अब आपकी यह धारणा बदलने वाली है। जरा इमेजिन कीजिए, आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के ठीक बीचों बीच महान योद्धा अर्जुन एक भयंकर मनोवैज्ञानिक संकट में फंस गए थे। उन्हें घबराहट हो रही थी, अवसाद था, अपराध बोध था। क्या ये आज के मॉडर्न एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और ऐसे नाजुक मोड़ पर भगवान कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया, वो असल में दुनिया का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन काउंसलिंग सेशन था। अब इस तुलना को देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। दुनिया भर के विद्वानों ने सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरीज और भगवद गीता के ढांचे में एक गजब की समानता पाई है। जहां फ्रॉइड हमारे मन को कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में बांटते हैं,
वहीं गीता इसे हमारी बाहरी जागरूकता, हमारी नैतिक दुविधाओं और गहरे छिपे डरों के रूप में समझाती है। और गीता एक कदम और आगे जाकर आंतरिक चेतन की बात करती है, यानी अपने असली स्वरूप और अपने परम कर्तव्य को पहचानना। तो आखिर एक मार्गदर्शक या काउंसलर का काम क्या है? जब भी किसी इंसान के मन में अंतर्द्वंद यानी एक गहरा आंतरिक संघर्ष पैदा होता है तो उसकी बुद्धि भटक जाती है, वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत से पहले अर्जुन के साथ हुआ था। ऐसी उलझन में एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है और ये बात साबित करती है कि काउंसलिंग की जरूरत इंसान को हमेशा से रही है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के चौथे हिस्से पर आते हैं, बौद्ध धर्म और माइंडफुलनेस। ये एक और ऐसी प्राचीन विचारधारा है जिसने मानव मन की उलझनों को बहुत ही बारीकी से समझा है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये जो तीसरा हिस्सा है ना, ये असल में विशुद्ध रूप से एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचा है जो पूरी तरह से इंसान के आत्मनिरीक्षण और उसके अनुभवों पर आधारित है। इस बौद्ध मनोविज्ञान के मुख्य रूप से 2 बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य हैं। पहला है पुण्य अर्जित करना, जिसका मतलब है एक आम इंसान की तरह अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों को अच्छे से निभाना। और दूसरा तथा अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, यानी जीवन के असंतोष और पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अब गौर करने वाली बात यह है कि आज की मॉडर्न थेरेपी भी तो इंसान की पीड़ा को खत्म करके उसे शांति ही देना चाहती है ना। बौद्ध दर्शन में हमारे आसपास और हमारे भीतर की घटनाओं को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है: चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। ये फ्रेमवर्क असल में हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार के बीच के कनेक्शन को समझने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। मतलब आज की मॉडर्न किताबों के छपने से सदियों पहले ही बौद्ध भिक्षुओं ने इंसान के मन और उसकी भावनाओं का एक पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, इन सबका आधुनिक थेरेपी से जुड़ाव। अब तक हमने जो भी प्राचीन सिद्धांत देखे हैं वो आज के मॉडर्न क्लिनिक्स में आखिर कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। यहां आपको दोनों के बीच एक बहुत ही सीधा कनेक्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ हमारे पास जैन और बौद्ध धर्म की प्राचीन माइंडफुलनेस तकनीकें हैं, जहां खुद को पहचानने और बिना जज किए प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर जोर दिया जाता है। और दूसरी तरफ आज की सबसे पावरफुल क्लिनिकल थेरेपीज हैं, जैसे कि डीबीटी और सीबीटी। मजेदार बात यह है कि आज के टॉप साइकोलॉजिस्ट लोगों की एक्सट्रीम भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्हीं पुरानी ध्यान की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने का अभ्यास आज पूरी दुनिया के मेडिकल फील्ड में धूम मचा रहा है। इन सदियों पुराने अभ्यासों को मॉडर्न डॉक्टर्स स्ट्रेस कम करने, दिमाग को शांत रखने और लोगों को उनके इमोशंस बैलेंस करने के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, तो इन बड़े नामों को देखिए। मार्शा लाइनहैन ने अपनी फेमस डीबीटी थेरेपी के एकदम सेंटर में इसी प्राचीन माइंडफुलनेस को रखा है। सीबीटी के जनक कहे जाने वाले एल्बर्ट एलिस ने खुद माना है कि उनकी थ्योरी सीधे तौर पर 2000 साल पुराने बौद्ध विचारों से प्रेरित है। और एरिक फ्रॉम ने तो साइकोथेरेपी में अपने मरीजों को रिलैक्स करने के लिए सीधे बौद्ध ध्यान के तरीकों का ही इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इन सारे सबूतों और तथ्यों को गहराई से खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या प्राचीन भारतीयों और पूर्वी दर्शन ही हमारे आज के इस मानसिक तनाव भरे जीवन का अल्टीमेट सॉल्यूशन है? सोच कर देखिए, आज हम जिन मॉडर्न एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इलाज ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, शायद उनके अचूक जवाब हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही लिख चुके हैं। इस रोमांचक विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली चर्चा में।